आदर्श कॉलेज की छात्रा सृष्टि अपने 19वें जन्मदिन के लिए कुछ खास पहनना चाहती थी। उसकी सहेली आस्था ने उसे एक दुकान के बारे में बताया। एक दुकान है, रात को खुलती है, पर गाउन जबरदस्त होते हैं। मैंने सुना है बहुत लड़कियां वहाँ से गाउन लेती हैं। पर रात में कौन कपड़े खरीदता है? मैंने तो रात में बस दुकान को बंद होते हुए देखा है आज तक। हाँ ये तो है, गई तो मैं भी नहीं हूँ, लेकिन बहुत सुना है। बस एक बार चलना, बहुत यूनिक है। ठीक है, जब तुम इतना बोल रही हो तो आज रात ही हम वहाँ जाकर देखते हैं। लेकिन देखो, अगर मुझे पसंद नहीं आया तो मैं सीधा मना कर दूंगी। बताओ मंजूर है? हाँ, मुझे बस वो दुकान देखनी है, बाकी तेरी मर्जी, तुझे लेनी है या नहीं लेनी है। ठीक है। उसी रात वो दोनों उस गली में पहुंचे जहाँ वो दुकान थी। बाकी सारी दुकानें बंद थी, लेकिन एक दुकान नीली रोशनी में चमक रही थी, ब्यूटी ग्लो गारमेंट्स। जैसे वे अंदर गई, एक अजीब ठंडक महसूस हुई। हवा में कुछ गंध थी, जैसे पुराने इत्र की। लेकिन उन्होंने इस बात पर ध्यान न देकर गाउन पर ध्यान दिया। दुकान में कोई दुकानदार नहीं था, मगर जैसे किसी अदृश्य ताकत ने सृष्टि के सामने गुलाबी गाउन लाकर रख दिया। ये कैसे हुआ जब यहाँ कोई है ही नहीं? लेकिन सृष्टि गाउन को देख मोहित हो गई और वो उसे खींचने लगी और फिर खुद ब खुद पहन लिया। सृष्टि, उतार इसे, कुछ गड़बड़ है, तुम इसे नहीं पहन सकती हो, हमें चलना चाहिए यहाँ से। लेकिन सृष्टि खुद को आईने में देखकर मुस्कुरा रही थी, जैसे आस्था की कोई बात उसने सुनी ना हो। खुद में ही मगन वो देख रही थी सब। ये तो परियों जैसा है। मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ इसमें, जैसे ये मेरे लिए ही बनाओ। तभी बत्तियां बुझ गईं, घुप अंधेरा छा गया और फिर एक जोरदार चीख सुनाई दी। जब रोशनी लौटी, सृष्टि वहाँ नहीं थी, केवल वही गुलाबी गाउन जमीन पर पड़ा था। आस्था बुरी तरह कांप रही थी। वो वहाँ से भाग निकली। अगले दिन वो पुलिस के पास गई, पर किसी ने विश्वास नहीं किया। उन्होंने कहा, देखिए, कोई दुकान रात में नहीं खुलती, वहाँ कुछ था ही नहीं। हम कितनी बार उस रास्ते पर गए हैं, हमने कभी कुछ नहीं देखा है आज तक वहाँ। लेकिन ये कैसे हो सकता है? हम कल ही गए थे, मेरी दोस्त वहीं से लापता हुई है। सॉरी, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आस्था जानती थी कुछ तो था। आस्था ने उस गली के एक पुराने दर्जी मुंशी बाबू को ढूंढा। वे दुकान के इतिहास के बारे में जानते थे। उन्होंने बताया, 50 साल पहले वहाँ एक डिजाइनर था, रघुवीर भंडारी। उसका दावा था कि उसके बनाए गाउन पहनकर कोई भी लड़की रानी बन जाती है। पर रघुवीर मानसिक रूप से बीमार था। उसे लगता था जो भी लड़की उसके गाउन पहनती है वो उसकी हो जाती है। एक दिन जब एक लड़की ने उसका गाउन पहनकर उसे ठुकरा दिया, उसने उसे मार दिया और उसके शरीर से अलगा गाउन बनाया। उसी दिन से वो दुकान श्रापित हो गई। आस्था अकेले दुकान पहुंची। जैसे ही घड़ी में 10 बजे दुकान की बत्तियां जली, आस्था चुपके से अंदर गई। वही गुलाबी गाउन फिर सामने आया। आस्था ने उसे छूते ही जोर से चिल्लाया और सब कुछ काला हो गया। जब उसे होश आया, वो एक अजीब सी जगह में थी। आस्था, पीछे से आवाज आई। सृष्टि थी। हम सब फंस चुके हैं। रघुवीर अब भूत बन चुका है। वो चाहता है कि हम सब उसकी ड्रेस मॉडल बने, हमेशा के लिए। तभी एक डरावनी आकृति उनके सामने प्रकट हुई। तुम मेरी हो। आस्था को याद आया, भूत अपनी असली शक्ल से डरते हैं। उसे एक शीशा दिखा जो किसी कोने में टूटा पड़ा था। उसने बाकी लड़कियों से कहा, उसके सामने खड़े हो जाओ। जैसे रघुवीर ने खुद को देखा, उसका चेहरा विकृत, आंखों से खून बहता हुआ, आत्मा छटपटाने लगी। नहीं, मैं सुंदर था, मेरी ड्रेसें सुंदर थीं, तुमने मुझे नकारा। वो चीखते हुए पीछे भागा और एक तेज धमाके के साथ सब कुछ जलकर राख हो गया। आस्था और सृष्टि ने खुद को दुकान के बाहर पाया। सब लड़कियां आजाद थीं। दुकान गायब हो चुकी थी। क्या हम बच गए? शायद। नई दिल्ली के एक आलीशान मॉल के कोने कोने में रौनक थी। दिन भर ग्राहकों की हलचल रहती, लेकिन रात में मॉल वीरान हो जाता था। एक अंधेरी शाम जब विक्रम, मॉल के प्रबंधक, आखिरी चेकिंग करके ऑफिस लौट रहे थे, उन्होंने चौथे तल के पीछे वाले हिस्से से अजीब रोशनी देखी। राम अवतार, वहाँ जरा देखो। विक्रम ने नाइट गार्ड राम अवतार को बुलाया। पीछे कोने में अचानक ब्यूटी ग्लो गारमेंट्स की चमकीली दुकान झलक रही थी। कल तक वो कोना खाली था, आज दुकान। रात का सन्नाटा पसरा हुआ था। राम अवतार अपने केबिन में अलार्म सिस्टम चेक कर रहा था कि तभी दूर से संगीत की मधुर धुन सुनाई दी। ये कैसे हो सकता है? राम अवतार भी हैरान था। विक्रम ने चेतावनी में कहा, ये कुछ असामान्य है, यहाँ कुछ छुपा हुआ है। राम अवतार रोंगटे खड़े करके बोला, सर, लगता है कोई टेक्निकल ग्लिच हो गया या कुछ और। बेचैनी के बावजूद वे उस कोने की तरफ गए, पर दुकान की खिड़की पर कोई ग्राहक नहीं खड़ा था। उनको लगा सब ठीक है, लेकिन अगले दिन सुबह मॉल में फिर हलचल थी।
सुबह सुबह समाचार आए कि कॉलेज की छात्रा गायब। सुना गया है कि पिछले शाम को कॉलेज छात्रा मीरा अपनी सहेली साक्षी के साथ ब्यूटी ग्लो गारमेंट्स में गई थी, पर वापस नहीं लौटी। विक्रम ने कांपते हाथों से फोन उठाकर पुलिस को सूचना दी। शोर बढ़ने के बाद मॉल मैनेजर चकराया सा खड़ा था, तभी साक्षी रोते हुए आई। सर, मैंने आखिरी बार उसे गाउन ट्राई करते हुए देखा था। अचानक एक धुआं सा आया और वो गायब हो गई। साक्षी सहमी आंखों से बोली। निकटवर्ती सीसीटीवी फुटेज देखी जिसमें मीरा अंदर जाती तो दिखी, लेकिन राम अवतार ने राहत भरी सांस ली, मगर दोनों जानते थे कि ये पहला मामला नहीं है। दूर मुंबई से खबर मिली कि वही डरावनी दुकान दिल्ली में भी फिर दिखाई दी है और एक और लड़की गायब हो गई है। अचानक दिल्ली आए आस्था और सृष्टि पुरानी घटनाओं को याद करके चिंतित हो उठी। ये वही ब्यूटी ग्लो गारमेंट्स है जिसमें मुंबई में भी लड़कियां गायब होती थी। आस्था ने सिर हिलाया। ये मकड़ जाल कहीं और बिछ चुका है, हमें देखना होगा। दोनों झट से दिल्ली मॉल पहुंच गए। मॉल में हलचल थी, लेकिन इस खास दुकान के पास मानो समय थम सा गया। आस्था ने मॉल मैनेजर विक्रम को पहचानते हुए कहा, नमस्ते, मैं आस्था, ये सृष्टि है। हमने मुंबई में आपकी कहानी सुनी है, लड़कियों का गाउन बेचने वाला भूत। विक्रम सहमा हुआ था। आप सचमुच आ गई हैं, ये जानकर जरा हिम्मत मिली। तलाश शुरू हुई। आस्था सृष्टि ने मॉल के सारे कर्मचारियों से बात की। राम अवतार ने बताया, रात में दुकान की खिड़की से जब मैं ऊपर तक गया तो चमकीली लाइट चमक रही थी। तब तो वो लड़की उसी लाइट में खड़ी मुझे दिखाई दी। वो कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन उसके पीछे एक आदमी आया और उसको अंदर खींच ले गया। क्या उस लड़की ने कोई गाउन पहना हुआ था? हाँ, गुलाबी गाउन, लेकिन वो खुश नहीं लग रही थी, मानो वो गाउन उसको जकड़ रहा हो। सृष्टि को पुराने दिन याद आने लगे जब उसने वो गाउन पहना था। मुझे भी यही हुआ था, ऐसा लग रहा था सांस नहीं आ रही है। सृष्टि की आंखों में बुरी यादों की वजह से आंसू आ गए थे। आस्था ने उसे संभाला और कहा, हम इसीलिए तो यहाँ आए ताकि तुमने जो महसूस किया वो कोई और ना करे। सृष्टि को भी हिम्मत आई। दोनों बहुत गहरी सोच में डूब जाते हैं। तभी आस्था के मन में एक प्लान आता है और वो सबको बताती है। मेरे पास एक प्लान है, इसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने का। क्या है तुम्हारा आइडिया? हम एक काम करेंगे, आज रात को उस दुकान में जाएंगे और विभा को भी ले चलेंगे। विभा मीरा की बहन थी जो अपनी बहन को वापस लाना चाहती थी, और उसने ही आस्था को ये सुझाव दिया था कि मेरी जरूरत पड़ने पर आप मुझे बुला लेना, मैं अपनी दीदी के लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। मुझे भी आप लोगों के साथ शामिल होना है। आज तक कुछ बड़ा नहीं कर पाया, लेकिन मीरा की मदद करके मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मुझे भी करनी है मदद आप लोगों की। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, लेकिन इसमें जान भी जा सकती है। कोई बात नहीं, आप बताओ हमें क्या करना होगा। विभा वहाँ ग्राहक बनकर जाएगी और वो भूत उसे भी गाउन देगा, जिसको पहनकर विभा भी उसके वश में आ जाएगी। उसके बाद तो सब खत्म हो जाएगा ना? नहीं, उस भूत को हम हमेशा के लिए तभी खत्म कर सकते हैं जब उसके गाउन उसकी दुकान से बाहर जाए। हम विभा की कमर में रस्सी बांधकर उसे भेजेंगे। जैसे ही वो गाउन पहन लेगी हम उसे बाहर खींच लेंगे, जिसमें हम सबकी जान लगेगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम विभा को भी खो देंगे। सब तैयारी करते हैं और विभा जैसे ही गाउन पहनती है सब उसको खींचते हैं, लेकिन अंदर से विभा का हाथ वो भूत पकड़ लेता है, जिसकी वजह से उसको खींचना मुश्किल हो जाता है। सब दम लगाओ, तभी हम कामयाब होंगे। अचानक मीरा आ जाती है और वो भूत को धक्का देकर गिरा देती है, जिसकी वजह से सब विभा को बाहर खींच लेते हैं और एक बड़े धमाके के बाद दुकान बंद हो जाती है। मीरा भी बाहर आ जाती है और अपनी बहन के गले लग जाती है। इस बार भूत हमेशा के लिए चला जाता है। फिर सृष्टि और आस्था भी विक्रम और राम अवतार को धन्यवाद करके अपने घर चली जाती हैं। एक बार की बात है, शहर में राहुल अपने दोस्त के साथ रहता था। वो एक सरकारी नौकरी करता था। फिर एक दिन गांव से उसकी माँ का फोन आता है। राहुल बेटा, कैसे हो? मैं ठीक हूँ माँ। बेटा, तुम्हारे लिए गांव के सरपंच की बेटी का रिश्ता आया है। उन्हें एक सरकारी नौकरी करने वाले लड़के की तलाश थी, इसलिए उन्होंने अपनी लड़की की शादी के लिए तुम्हारा हाथ मांगा है। ठीक है माँ, जैसा आपको अच्छा लगे, जहाँ आपकी मर्जी होगी मैं वहीं शादी कर लूँगा। ठीक है बेटा, तू कल ही ट्रेन पकड़कर गांव आ जा, यहाँ जब तक मैं शादी की तैयारियां करवाती हूँ। ठीक है माँ, मैं कल आता हूँ। फिर राहुल ट्रेन पकड़कर अपने गांव पहुँच जाता है। गांव पहुंचकर वो अपनी होने वाली बीवी से मिलता है। वो बहुत सुंदर होती है। फिर उनकी शादी हो जाती है। फिर 2 दिन तक राहुल सुमन के साथ गांव में ही रहता है। माँ, अब 2 दिन हो गए, अब मुझे वापस शहर जाना होगा। अजी, आप शहर चले जाओगे तो मैं यहाँ अकेले गांव में क्या करूँगी? मुझे भी अपने साथ ले चलो, आपके बिना मेरा यहाँ मन नहीं लगेगा। देखो सुमन, मैं भी तुम्हें अपने साथ शहर ले जाना चाहता हूँ,
लेकिन शहर में मेरा खुद का घर नहीं है। मैं अपने दोस्त के साथ उसके घर में रहता हूँ। तुम मुझे कुछ दिनों का वक्त दो, एक बार मैं शहर में खुद के घर का बंदोबस्त कर लूँ, फिर मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। फिर इतना बोलकर राहुल शहर के लिए निकल पड़ता है। सुमन उसे रेलवे स्टेशन तक छोड़ने जाती है। वहीं रास्ते में एक बरगद का पेड़ आता है। वो दोनों कुछ देर के लिए वहाँ रुककर पानी पीने लगते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था उस पेड़ के नीचे रुकने से उनकी जिंदगी बदलने वाली थी। अरे यार, यहाँ गांव में तो बहुत गर्मी है। शहर में तो पूरा दिन एसी रूम में बैठकर काम करने पर गर्मी का पता ही नहीं चलता। उफ, कितनी गर्मी है यार यहाँ गांव में तो। अजीब, अभी हमारी शादी को 2 ही दिन हुए हैं, अभी तो हम हनीमून पर भी नहीं गए। क्यों आपका शहर जाना जरूरी है? मैं आपके बिना यहाँ अकेली गांव में क्या करूँगी? क्या आप कुछ दिनों के लिए और छुट्टियाँ नहीं ले सकते? उनकी ये सब बातें उस बरगद के पेड़ पर बैठा वो भूत सुन रहा होता है। नहीं सुमन, अभी ऑफिस में काम बहुत ज्यादा है और अभी अभी मेरा प्रमोशन भी हुआ है। मैं अभी छुट्टियां नहीं ले सकता। ये सुनकर सुमन बहुत उदास हो जाती है। फिर वो दोनों स्टेशन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। फिर राहुल ट्रेन पकड़कर शहर के लिए निकल जाता है और सुमन वापस घर की ओर लौटने लगती है। फिर वो वापस लौटते वक्त वही बरगद का पेड़ आता है। सुमन उसके नीचे कुछ देर के लिए बैठ जाती है। अजी, आप मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? मैं आपके बिना यहाँ अकेली क्या करूँगी? उसकी बातें सुनकर उस भूत को सुमन पर बहुत तरस आता है। अरे, इसका पति कितना नकारा निकला। बेचारी नई नवेली दुल्हन को अकेला छोड़कर चला गया। फिर सुमन अपने घर की ओर चल देती है और कुछ देर में घर पहुँच जाती है। फिर रात होने पर सुमन अपने कमरे में उदास बैठी होती है। वहीं दूसरी तरफ वो भूत भी सुमन के बारे में सोचता रहता है और उस भूत को सुमन से लगाव हो जाता है और वो उस पेड़ से नीचे उतरता है और राहुल का रूप ले लेता है और उसकी तलाश में गांव में निकल पड़ता है और सुमन की खुशबू का पीछा करते करते उसके घर पहुंच जाता है। फिर वो खिड़की से झांक कर देखता है तो सुमन बेड पर उदास बैठी हुई होती है। अब उस भूत को सुमन से प्यार हो चुका होता है। फिर भूत सुमन को खिड़की से आवाज देता है, सुमन, सुमन देखो मैं आ गया। राहुल को खिड़की में देखकर सुमन खुशी से पागल हो जाती है। अजी, आप वापस आ गए। मैं जानती थी आपको मेरा प्यार वापस खींच लाएगा, लेकिन आप यहाँ खिड़की पर क्यों खड़े हो? घर के अंदर आइए ना। फिर सुमन भागकर जाती है और दरवाजा खोलती है। राहुल को देखकर उसके माँ बाप भी चौंक जाते हैं। अरे बेटा, तू वापस आ गया? तू तो कह रहा था अभी और छुट्टियाँ नहीं मिल पाएंगी। अरे मैं सुमन के लिए आया हूँ। मुझसे सुमन का उदास चेहरा देखा नहीं गया, इसीलिए मैं वापस आ गया। फिर वो भूत राहुल बनकर सुमन के साथ रहने लगता है। सुमन भी अनजान थी कि वो उसका पति नहीं बल्कि एक भूत है। फिर वो दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। फिर अगले दिन राहुल सुमन को खाना खिलाने बाहर ले जाता है और वापस घर लौटने में रात हो जाती है। रात होते ही राहुल की आंखें लाल होने लगती हैं। आपकी आंखों को क्या हुआ जी? ये इतनी लाल कैसे हो गई? अरे ये तो कल रात में अच्छे से सो नहीं पाया ना, इसलिए ऐसे लाल हो गई है। तभी गली के सारे कुत्ते राहुल को देखकर भौंकने लगते हैं। शु शु शु, चलो भागो यहाँ से। पता नहीं आज इन्हें क्या हो गया, आज से पहले तो कभी ऐसे भौंकते नहीं थे। अरे चलो भागो यहाँ से, नहीं तो एक एक को काट डालूंगा। भागो यहाँ से। फिर जैसे ही राहुल उन्हें घूरता है तो वो डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। अजी, आपकी आवाज को क्या हो गया? ये अचानक से इतनी भारी कैसे हो गई? अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा गुस्से में बोला ना, इसलिए ऐसे ही हो। फिर वो दोनों अपने घर आ जाते हैं और सुमन सो जाती है। भूत सुमन का बहुत ख्याल रखता है। काश सब कुछ ऐसा ही चलता रहे। अरे 2 दिन हो गए इसके पति को गए हुए। वो शहर पहुंचने वाला होगा। अगर उसने पहुंचकर इसे फोन कर दिया तो मेरा भेद खुल जाएगा। मुझे कुछ करना होगा। फिर भूत घर की छत पर जाता है और टेलीफोन की तार को काट देता है ताकि राहुल अपने घर फोन न कर सके। वहीं दूसरी ओर राहुल भी शहर पहुंच जाता है और पहुंचते ही सुमन को फोन मिलाता है। अरे ये क्या, फोन क्यों नहीं मिल रहा? बड़ी अजीब बात है। कोई बात नहीं, कल फिर से फोन मिलाकर देखूंगा। फिर राहुल लगातार हर रोज घर पर फोन मिलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बात किसी से भी नहीं हो पाती क्योंकि भूत ने फोन का तार पहले ही काट दिया था। अरे यार मनोज, आज 10 दिन हो गए सुमन का कोई फोन नहीं आया और घर का फोन भी नहीं लग रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। फिर ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है। फिर एक दिन राहुल के माँ बाप उस बहरूपीय भूत से बोलते हैं,
अरे बेटा राहुल, अब तो तुम शहर भी नहीं जा रहे। हमें तो लगता है तुमने अपनी पत्नी के प्यार में नौकरी भी छोड़ दी है। ये सब नहीं चलेगा। जब से तुम्हारी शादी हुई है तुम तो इस सुमन के प्यार में पागल हो गए हो। देखो राहुल, अगर शहर जाकर नौकरी नहीं कर सकते तो यही गांव में कुछ ना कुछ काम करना होगा। मैं अकेला इस घर का खर्चा नहीं उठा सकता हूँ। फिर अगले दिन से बहरूपिया राहुल घर से निकलता है और जादू से सोने के सिक्के बनाकर रोज अपने पिताजी को दे देता। सोने के सिक्के देखकर पिताजी की आंखें फटी की फटी रह जाती और उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। फिर कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है। अब राहुल की शादी को 2 महीने बीत चुके थे और शहर में राहुल बेहद परेशान हो चुका था। फिर एक दिन, मनोज, अब 2 महीने हो गए और सुमन का कोई फोन नहीं आया। मैं आज रात ही ट्रेन पकड़कर गांव जा रहा हूँ। फिर उसी रात राहुल अपने गांव की ओर निकल पड़ता है। 2 दिन में वो गांव पहुंच जाता है। फिर घर पहुंचकर अपने घर की घंटी बजाता है। सुमन और बहरूपिया राहुल अपने कमरे में आराम कर रहे होते हैं। अजी, मैं अभी दरवाजा खोल कर आती हूँ। फिर सुमन जैसे ही दरवाजा खोलती है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सामने राहुल खड़ा होता है। अरे मर गए रे, ये कैसे हो सकता है? आप तो मेरे साथ कमरे में आराम कर रहे थे, भला आप इतनी जल्दी यहाँ बाहर कैसे आ गए? सुमन की आवाज सुनकर उसके सास ससुर भी बाहर आ जाते हैं और बहरूपिया राहुल भी कमरे से बाहर आ जाता है। उन दोनों को एक साथ देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। बहरूपिये, कौन है तू और मेरे घर में क्या कर रहा है? अरे मर गई रे बेटा, अगर तू आज शहर से आया है तो 2 महीने से जो सुमन के साथ रह रहा है वो कौन है? माँ, मैं ही आपका असली बेटा हूँ। ये झूठ बोल रहा है। फिर दोनों में बहुत बहस होती है, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आता कि सुमन का असली पति कौन है। फिर इस मुद्दे को सरपंच के सामने रखा जाता है। ये मामला तो बहुत जटिल है। इसका पता तो सिर्फ गांव की विद्वान बाबा ही लगा सकते हैं। चलो सब बाबा के पास चलते हैं। बाबा, मैं इस बहरूपिये से कुछ सवाल पूछूंगा जिसका जवाब या तो सिर्फ मैं जानता हूँ या मेरे माँ बाप जानते हैं। फिर राहुल गांव वालों के सामने बहरूपिये से कुछ सवाल पूछता है, लेकिन बहरूपिया सारे सवालों का सही सही जवाब दे देता है। ये देखकर उसके माँ बाप भी चौंक जाते हैं। अजी, यही मेरे असली पति हैं। ये मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अगर ये बहरूपिये होते तो मुझे कोई न कोई नुकसान जरूर पहुंचाते, लेकिन पिछले 2 महीनों में इन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा। मैं इनके साथ ही रहना चाहती हूँ। जो ये आदमी शहर से आया यही बहरूपिया है। ये तुम क्या कह रही हो सुमन? मैं ही तुम्हारा असली पति हूँ। बाबा भी ये देखकर चौंक जाते हैं। फिर बाबा भूतिया राहुल की आंखों में देखते हैं और अपनी शक्तियों से मालूम कर लेते हैं कि ये राहुल नहीं भूत है। तो ये बात है। मुझे इस भूत की असलियत सबके सामने लानी होगी। फिर बाबा अपने थैले से एक कांच की बोतल निकालते हैं और बोलते हैं, जो भी सुमन से ज्यादा प्यार करता है उसे सुमन के प्यार की सौगंध है। वो अभी के अभी इस बोतल के अंदर समा जाए। अरे नास मीठे बूढ़े, सठिया गया है क्या? ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? अब मैं अपना प्यार कैसे साबित करूं? तभी बहरूपिया राहुल सुमन की ओर देखता है और बोलता है, सुमन, आज पहली बार किसी ने मुझे मेरे प्यार की सौगंध दी है। मुझे पता है ये बाबा मुझे इस बोतल में कैद करना चाहता है, लेकिन फिर भी मुझे अपने प्यार को साबित करने के लिए इस बोतल में जाना होगा। मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है सुमन, और आगे भी करता रहूंगा। अलविदा, अलविदा। फिर इतना बोलकर भूत बोतल के अंदर चला जाता है और बाबा उसे कैद कर लेते हैं। ये सब देखकर गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। राहुल और उसके घर वाले भी अपने बेटे को वापस पाकर बहुत खुश थे, लेकिन अपने असली पति को वापस पाकर भी सुमन खुश नहीं थी, क्योंकि वो भी उस बहरूपिये से प्यार करने लगी थी। फिर बाबा उस भूत को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अगर आप इसका पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए।